दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नए और एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत थैंक्स। हमने पिछले वीडियो में अंबेडकर जी की ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर ए वीज़ा का पहला चैप्टर पढ़ा था, चाइल्डहुड जर्नी टू कोरेगांव बिकम्स ए नाइटमेयर, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसे उनको अपने जीवन का पहला डिस्क्रिमिनेशन 9-10 साल की उम्र में झेलना पड़ा था। आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी किताब का, और इसका नाम है बैक फ्रॉम द वेस्ट एंड अनेबल टू फाइंड लॉजिंग इन बड़ोदरा। यहाँ पे वो अपनी पढ़ाई ख़त्म करके यूएस और लंदन से वापस आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। चैप्टर नंबर 2, बैक फ्रॉम द वेस्ट एंड अनेबल टू फाइंड लॉजिंग इन बड़ोदा। In 1916, I returned to India. I had been sent to America by His Highness the Maharaja of Baroda for higher education. I studied at Columbia University in New York from 1913 to 1917. In 1917, I came to London and joined the postgraduate department of the School of Economics of the University of London. In 1918, I was obliged to return to India without completing my studies. Since I had been educated by the Baroda state, I was bound to serve the state. यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अपनी एजुकेशन के लिए यूएस गए थे, यूएस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जहाँ पे उन्होंने एमए किया था, एमए इन इकोनॉमिक्स 1913 से 1917 तक। 1917 के बाद ये लंदन चले गए थे, जहाँ पे इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम करना था स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन से, और 1918 में इनको वापस आना पड़ा विदाउट कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़, मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी थी। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि बाकी रेफरेंसेस बताते हैं कि उन्होंने एमए कोलंबिया से किया था, जबकि उन्होंने पीएचडी लंदन से की थी, जबकि उनकी बायोग्राफी में ये कहा है कि उन्होंने पढ़ाई पूरी ख़त्म नहीं करी थी। तो कुछ और रेफरेंसेस चाहिए होंगे देखने के लिए क्या हुआ। सिंस आई हैड बीन एजुकेटेड बाय द बड़ौदा स्टेट, आई वॉज बाउंड टू सर्व द स्टेट। नोट द डेट्स हियर अपीयर टू बी ए बिट कन्फ्यूज्ड। यहाँ पे डेट थोड़ी सी अजीब लग रही है क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि 1916 में वापस आ गए, जबकि नीचे कह रहे हैं कि 13 से 17 तक तो ये यूएस में ही थे, और उसके बाद उन्होंने 1 साल और लगाया लंदन में। तो आइडली ये 1916 नहीं 1919 होना चाहिए, मतलब नीचे वाले डेट्स के हिसाब से। अगला पैराग्राफ, Accordingly, on my arrival, I straightway went to Baroda. The reasons why I left Baroda service are quite irrelevant to my present purpose. I do not therefore wish to enter into them. I am only concerned with my social experiences in Baroda, and I will confine myself to describing them. अब ये बड़ौदा पहुंच गए, अपना पढ़ाई ख़त्म करने के बाद ये वापस बड़ौदा आ गए, और क्योंकि बड़ौदा के राजा ने पैसे दिए थे इनको आगे बढ़ने के लिए यूरोप में और यूएस में, तो वापस आके चाहते थे कि उन्हीं की सेवा करें। वापस आने के बाद इनको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी और बड़ौदा भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी वो ये नहीं बताना चाहते क्योंकि वो इस टॉपिक से इरेलीवेंट है, लेकिन जो सोशल एक्सपीरियंसेस हुए वो चीज़ें वो इसमें बताएंगे। बेसिकली जो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था वो चीज़ वो यहाँ पे बताएंगे। My 5 years of staying in Europe and America had completely wiped out of my mind any consciousness that I was an untouchable, and that an untouchable, wherever he went in India, was a problem to himself and to others. But when I came out of the station, my mind was considerably disturbed by a question: where do I go? Who will take me? I felt deeply agitated. Hindu hotels called wishes I knew there were. They would not take me. The only way of seeking accommodation therein was by impersonation. But I was not prepared for it, because I could very well anticipate the dire consequences which were sure to follow if my identity was disclosed, and it was sure to be. तो इंडिया पहुंचने के बाद उनको दोबारा से ये महसूस हुआ कि अनटचेबिलिटी नाम की चीज़ है। जब वो 5 साल यूरोप अमेरिका में थे तो वो बिल्कुल भूल गए थे कि वो अनटचेबल हैं। वापस आने के बाद उनको पहला और सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में यही था कि मैं रहूँगा कहाँ पे। जो हिंदू होटल्स थे जिनको विशी कहते हैं वो उनको
रखेंगे नहीं क्योंकि वो अनटचेबल हैं। और एक तरीका इसका ये है कि उनको झूठ बोल के जाएं कि मैं अनटचेबल नहीं हूँ। बट ऐसा करने से बाद में दिक्कत होगी जब वो पकड़े जाएंगे अल्टीमेटली, और लोगों को समझ में आएगा कि वो अनटचेबल थे और वो बहुत ही बुरा सिनेरियो होगा। तो फिर वो झूठ बोल के अपना अकोमोडेशन एक हिंदू होटल में नहीं लेना चाहते थे। आगे जाने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि उस टाइम पे क्या चल रहा था और क्या हो रहा था, और ये कहाँ कहाँ की बात हो रही है। जो भी हमने पढ़ा उसके हिसाब से अंबेडकर जी 1913 से 1917 तक यूएस में थे, जहाँ पे वो अपना एमए इन इकोनॉमिक्स कर रहे थे। उसके बाद वो लंदन गए 1918 में पीएचडी करने के लिए, बट उन्होंने पीएचडी पूरी करी नहीं, उनको वापस आना पड़ा उसके बाद। तो वापस वो 1916 लिखा गया है, बट हो सकता है वो 1919 में वापस आए हों। वर्ल्ड वॉर हमारी स्टार्ट हुई थी 1914 से और 1918 तक चली थी। और वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद अंबेडकर जी वापस आए हैं बेसिकली इंडिया। और उस टाइम पे एक रॉलेट एक्ट नाम का एक एक्ट अंग्रेज़ों ने पास किया था। हुआ यह था कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे जिनको आज़ादी चाहिए थी, उनको मौका मिल गया था अपनी एक्टिविटीज़ स्ट्रेंथन करने का, क्योंकि उनके हिसाब से ब्रिटेन बिजी था वर्ल्ड वॉर वन में और वो आज़ादी लेने का एक अच्छा टाइम था। तो जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने दोबारा से लगाम कसनी शुरू करी और रॉलेट एक्ट लाए। रॉलेट एक्ट में ये था कि पुलिस किसी को भी कभी भी पकड़ के जेल डाल सकती है। और उनके सेडेशन में सिर्फ ये नहीं आता था कि कोई इंसान अपनी मतलब देश की आज़ादी मांग रहा हो। अगर आप मान लीजिए किसी पॉलिसी के भी अगेंस्ट है, ब्रिटिश पॉलिसी के लिए, सिर्फ आप ये कह रहे हो कि नमक महंगा हो गया है या फिर कुछ और लगान ज़्यादा हो गया, उस चीज़ को भी उन लोगों ने सेडेशन में डाल दिया था। और बिना इल्ज़ाम लगाए पुलिस आपको जब तक चाहे अरेस्ट कर सकती थी। तो इसके अगेंस्ट जिन्ना जी ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था और गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया था। इसी के बाद जलियांवाला बाग शुरू हुआ और जिसमें काफ़ी लोग मरे थे 13 अप्रैल 1919। पिछले वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि जिन्ना जी क्या कर रहे थे जब पिछला इंसिडेंट हुआ था अंबेडकर जी के साथ 1901 में। उस टाइम पे विकिपीडिया के हिसाब से ही वो लोग जिन्ना शिया से सुन्नी हुए थे 1909 में, और 1919 में उन्होंने रिज़ाइन तो किया ही किया था। और सत्याग्रह के साथ भी वो अलाइन नहीं थे। जिन्ना नहीं चाहते थे कि सत्याग्रह हो, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से लड़ना चाहते थे। और उनकी इस टाइम पे एक बेटी भी हुई थी। अब ये कहाँ हो रहा था ये सारा किस्सा, जब अम्बेडकर जी कहाँ से कहाँ गए, वो एक बारी मैप में आपको दिखा रहा हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी यहाँ पे है यूएस के ईस्ट साइड में, और ये रही कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हो। और राइट साइड में है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे। ये बड़ौदा है, ये जो किंग ऑफ बड़ौदा है उसका महल है। और बड़ौदा यहाँ पर है गुजरात के हल्का सा नीचे, गुजरात में ही है बट अहमदाबाद से हल्का सा नीचे। I had friends in Baroda who had come to America for study. Would they welcome me if I went? I could not assure myself. They may feel embarrassed at admitting an untouchable into their household. I stood under the roof of the station for some time thinking where to go, what to do. It then struck me to inquire if there was any place in the camp. All passengers had by this time gone. I was left. Some Hackney drivers who had failed to pick up any passengers were watching and waiting for me. तो वहाँ पे बैठे सोच रहे हैं मैं कहाँ जाऊँ। जब अम्बेडकर जी लंदन में थे, तो लंदन या यूएस वगैरह में थे, तब उनके कुछ दोस्त बने थे जो यहाँ बड़ौदा में रहते हैं। बट बाहर तो वो दोस्त थे, इंडिया में उनको अपने घर में आने देंगे नहीं आने देंगे, वो इस चीज़ से श्योर नहीं थे, हो सकता है ना आने दें। तो इसी दुविधा में वो सोच रहे थे क्या करें। फिर उनको ख्याल आया कि आसपास कोई कैंप करके हो जहाँ पे वो जा सकें। और कुछ टैक्सी ड्राइवर वगैरह उनको देख रहे थे, क्योंकि अब प्लेटफॉर्म पे वही अकेले रह गए थे, ये सोचते हुए कि मैं कहाँ जाऊँगा। I called one of them and asked him if he knew if there was a hotel in the camp. He said that there was a Parsi inn and that they
took paying guest. Hearing that it was an inn maintained by the Parsis, my heart was gladdened. The Parsis are followers of the Zoroastrian religion. There was no fear of me being treated by them as an untouchable because their religion does not recognize untouchability. With a heart glad with hope and a mind free from fear, I put my luggage in a hackney carriage and asked the driver to drive me to पारसी इन इन द कैंप. हैकनी मतलब टैक्सी. तो बेसिकली उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कोई आसपास जगह है. उसने कहा हाँ भाई आसपास एक पारसी इन है जहाँ आप जा सकते हो, वो पेइंग गेस्ट लेते हैं. तो अम्बेडकर जी भी खुश हो गए कि वहाँ पे हिंदू नहीं होंगे तो पारसियों में खासिज्म होता नहीं, तो मैं अच्छे से वहाँ रह सकूँगा. The inn was a two-storied building on the ground floor of which lived an old Parsi with his family. He was a caretaker and supplied food to tourists who came there to stay. The carriage arrived and the Parsi caretaker showed me upstairs. I went up while the carriage driver brought up my luggage. I paid him and he went away. I felt happy that after all I had solved my problem of finding a place to stay. I was undressing as I wanted to be at ease. In the meantime, the caretaker came in with a book in his hand. Seeing as he could well see from my half-undressed state that I had no sadra and kasti, the two things which prove that one is a Parsi. In a sharp tone, he asked me who I was. तो बेसिकली इन में पहुंचने के बाद उन्होंने कपड़े बदलने शुरू किए. जो पारसी केयर टेकर था वो उनके पास आया. जब वो कपड़े बदल रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सादरा और कस्ती नहीं पहने. पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन मेरा सही है या नहीं है. तो सादरा और कस्ती नहीं पहने थे उन्होंने, तो उससे उसको आइडिया हो गया कि ये पारसी नहीं है अम्बेडकर. जो लोग ज़ोरोएस्ट्रियन के बारे में जानना चाहते हैं, ये एक रिलीजन है. ईरान में ओरिजिनेट हुआ था. जब इस्लाम ईरान में फैलने लगा, बाय फोर्स फैलने लगा, तो जो ज़ोरोएस्ट्रियन थे उनको वहाँ से भागना पड़ा और वो भाग के इंडिया आए. इंडिया में उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ज़ोरोएस्ट्रियंस की जो प्रॉफिट हैं उनका नाम ज़ोरोएस्टर है और जो इनके भगवान हैं उनका नाम ज़ाराहुस्त्रा है, जो ये ऊपर आप देख रहे हैं पंख वाले. और गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स, गुड डीड्स, ये उनका मंत्र टाइप है जो ये लोग बार बार बोलते हैं और इसी से अपना जीवन को डायरेक्ट करते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो. सदरा और कस्ती ये हैं जो आप ऊपर देख रहे हो. ये बनियान सा सदरा है और ये जो नाड़ा सा है ये कस्ती है. मैं इनको डिग्रेड करके नहीं बोलना चाह रहा, बट सादी भाषा में या देसी भाषा में बोल रहा हूँ. टीवी में मैंने देखा था लोगों को इस टाइप का पहनावा पहने हुए, बट मुझे लगा था वो सिर्फ ओल्ड फैशन है इसलिए ऐसा पहनते हैं. बट अभी ये पढ़ के समझ में आया कि इनका रिलीजियस ड्रेस है. इंडिया में ज़ोरोएस्ट्रियंस ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है और इनफैक्ट बहुत बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट किया है. जो पहली फ़ोटो आप देख रहे हो ये सैम मानिकशॉ है. ये पारसी फैमिली में इनका बर्थ हुआ था. जब इंडिया और पाकिस्तान की पहली लड़ाई हुई थी, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, उसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था और उसके बाद इनको फील्ड मार्शल भी बनाया गया था. होमी भाभा न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और एटॉमिक रिसर्च में इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इंडिया में. जमशेदजी टाटा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमिक्स में, इंडियन इंडस्ट्री में. और बहुत कम इस टाइप के बिजनेसमैन होते हैं जिनको ईमानदार बिजनेसमैन माना जाए. तो टाटा कंपनी इंडिया में ऐसी है जिसकी ईमानदारी की मिसाल दी जा सकती है. इनके आगे जनरेशन में जे.आर.डी. टाटा है, उनकी किताब मैंने पढ़ी थी और उसमें जो उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी है बट अगर आपने बोला है कि मैं ऐसा करूँगा या इतना पैसा दूंगा, तो वो अपने वर्ड्स को वैल्यू करते हैं, मतलब अपने ज़ुबान की कीमत रखते हैं और भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट में हो ना हो उस टाइप से अपने अच्छे से काम करते हैं. तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है पारसीज का इंडिया में. Not knowing that this inn was maintained by the Parsi community for the use of Parsis only, I told him that I was a Hindu. He was shocked and told me that I could not stay in the inn. I was thoroughly shocked by his answer and was cold all over.
The question returned again, where to go? Composing myself, I told him that thou a Hindu, I had no objection to staying there. If he had no objection, he replied, how can you? I have to maintain a register of all those who stay here in the inn. I saw his difficulty. I said I could assume a Parsi name for the purpose of entering it in the register. Why do you object? If I do not object, you will not lose, you will earn something if I stay here. तो जब वो कपड़े बदल रहे थे तो जो केयर टेकर था वो अचानक से आ गया. उसने देखा कि उन्होंने वो चीज़ें नहीं पहनी हुई जो एक पारसी पहनता है, और उसको समझ आ गया कि ये एक पारसी नहीं है. अंबेडकर ने फिर फाइनली सजेस्ट किया कि मैं पारसी नाम से एंट्री कर लेता हूँ रजिस्टर में, बट ये चीज़ उसके अगेंस्ट थी जो 2 मिनट पहले ये नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस ख़राब होगा बाद में अगर पता चले कि जिसको ये इम्पर्सनेट कर रहे हैं ये एक्चुअल में वो इंसान है नहीं, और ओरिजिनली ये किसी और कास्ट, एक हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं. I could see that he was inclined favorably. Evidently, he had no tourist for a long time, and he did not like to forego the opportunity of making a little money. He agreed on condition I pay him ₹1.50 for board and lodging, and enter myself as a Parsi in his register. He went downstairs, and I heaved a sigh of relief. The problem was solved, and I felt very happy. But alas, I did not then know how short was to be this happiness. But before I describe the tragic end of my stay in this inn, I must describe how I passed my time during the short period I lived therein. तो इनको फाइनली रहने दिया उसने, बट ₹1.5 बोला कि मुझे हर दिन का एक्स्ट्रा चाहिए. ₹1.5 उस टाइम का, आज का ₹1.5 नहीं होगा, वो काफ़ी ज़्यादा होगा, हो सकता है 1000-2000 रुपये से ज़्यादा हो. The inn on the first floor had a small bedroom, and adjoining it was one small bathroom with a water tap in it. The rest was one big hall. At the time of my stay, the big hall was filled up with all sorts of rubbish, planks, benches, broken chairs, etc. In the midst of these surroundings, I lived, a single solitary individual. The caretaker came up in the morning with a cup of tea. He came again at about 9:30 a.m. with my breakfast or morning meal. A third time he came up about 8:30 in the evening with my dinner. The caretaker came up only when he could not avoid it, and on these occasions he never stayed to talk to me. The day was spent somehow. तो जो जगह है जहाँ पे इनको रहने के लिए दिया, वो छोटा सा कमरा था, साथ में छोटा सा बाथरूम, और साथ में जो हॉल था वो बेसिकली स्टोर था जहाँ टूटे फूटे कुर्सियाँ, टेबल वगैरह पड़े हुए थे, तो रहने लायक नहीं था वो जगह. जो केयर टेकर था वो भी सुबह आता था, सिर्फ चाय दी, ब्रेकफास्ट दिया, फिर शाम को थोड़ा खाने को दिया, और उसके अलावा वो कोशिश करता था कि अम्बेडकर जी से उसको ज़्यादा बात बूत ना करनी पड़े. I was appointed as a probationer in the Accountant General Office by the Maharaja of Baroda. I used to leave the inn at about 10 a.m. for the office and return late, about 8 in the evening, contriving to while away outside in the inn as much time in the company of friends as I could. The idea of returning to the inn to spend the night therein was most terrifying to me. I used to return to the inn only because I had no other place under the sky to go for rest. In this big hall on the first floor of the inn there were no fellow human beings to talk to. I was quite alone. The whole hall was enveloped in complete darkness. There were no electric lights, nor even oil lamps to relieve the darkness. The caretaker used to bring up for my use a small hurricane lamp. Its light could not extend beyond a few inches. तो अंबेडकर जी को अपना काम मिल गया. जो महाराजा ऑफ बड़ौदा था उसने उनको एज ए प्रोबेशनर रख दिया, इन प्रोबेशन रख लिया अकाउंटेंट जनरल्स ऑफिस में. सुबह 10 बजे जाते थे और शाम को जितना लेट हो सके उतना लेट आते थे, अराउंड 8 बजे. और उनकी कोशिश यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा देर बाहर रहें, क्योंकि इनमें टाइम बिताना उनको बिल्कुल भी गवारा नहीं लग रहा था.
और जो इनका हॉल था वहाँ पे बिजली भी नहीं थी और कोई लैंप लूम्प नहीं लगा था। एक हरिकन लैंप जो एक लालटेन टाइप होती है, बस वो केयरटेकर दे देता था, जिसके थ्रू वो थोड़ा बहुत पढ़ सकते थे, बट वो भी तभी जब किताब बिल्कुल उसके साथ में चिपका के रखें। I felt that I was in a dungeon and longed for the company of some human being to talk to, but there was no one. In the absence of the company of human beings, I sought the company of books and read and read. Absorbed in reading, I forgot my lonely condition, but the chirping and flying about of the bats, which had made the hall their home, often distracted my mind and sent cold shivers through me, reminding me of what I was endeavoring to forget. That I was in a strange place under strange conditions. तो इन अम्बेडकर कोशिश करते थे कि जितना टाइम हो सके किताबों में खो जाए, ताकि आसपास किस कंडीशन में उनको रहना पड़ रहा है उसका ध्यान उनके दिमाग से चला जाए. Many a time I must have been angry, but I subdued my grief and my anger through the feeling that though it was a dungeon, it was a shelter, and that some shelter was better than no shelter. So heart-rending was my condition that when my sister's son came from Bombay bringing my remaining luggage, which I had left behind, and when he saw my state, he began to cry so loudly that I had to send him back immediately. In this state, I lived in the Parsi in impersonating Parsi. तो वो जगह जहाँ ये रह रहे थे वो इतनी ख़राब थी कि जब इनका नेफ्यू वहाँ आया बॉम्बे से, तो उनको देख के रोने लगा ज़ोर ज़ोर से, जिसकी वजह से उनको इमीडिएटली उसको वापस भेजना पड़ा. I knew that I could not long continue this impersonation, as I would be discovered someday. I was therefore trying to get a state bungalow to stay in, but the Prime Minister did not look upon my request with the same urgency. My petition went from officer to officer, and before I got the final reply, the day of my doom arrived. Sorry. तो इन लोगों ने, तो अम्बेडकर जी ने चिट्ठी डाली थी कि भाई मुझे स्टेट का बंगलो दे दो. स्टेट बंगलो मतलब राजा का दिया हुआ निवास, राजा का दिया हुआ घर मिल जाए. बट जो उनका प्राइम मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे वो प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मतलब वज़ीर, जो राजा का वज़ीर था, उसको उतनी जल्दी नहीं थी अम्बेडकर जी को घर देने की. और उनकी जो गुजारिश थी वो ऑफिसर टू ऑफिसर जाती रही बेसिकली, और उनको घर मिला नहीं टाइम से. It was the 11th day of my stay in the inn. I had taken my morning meal and had dressed up, and was about to step out of my room to go to the office. As I was picking up some books which I had borrowed overnight for returning them to the library, I heard the footsteps of a considerable number of people coming up the staircase. I thought they were tourists who had come to the stay, and was therefore looking out to see who these friends were. Instantly, I saw a dozen angry-looking, tall, sturdy Parsis, each armed with a stick, coming towards my room. I realized that they were not fellow tourists, and they gave proof of it immediately. तो 11वें दिन जब ये सुबह सुबह निकलने लगे ऑफिस के लिए, तब सुबह सुबह 10-11 लोग आ गए, पारसी लोग, अपने हाथों में लाठियाँ लिए हुए. शुरू में इनको लगा कि वो कुछ फेलो टूरिस्ट हैं, बट जल्दी समझ में आ गया कि ये लोग क्यों आए हैं. They lined up in front of my room and fired a volley of questions. Who are you? Where did you come from? How dare you take a Parsi name, you scoundrel? You have polluted the Parsi inn. I stood silent. I could give no answer. I could not persist in impersonation. It was in fact a fraud, and the fraud was discovered. And I am sure if I had persisted in the game I was playing, I would have been assaulted by the mob of angry and fanatic Parsis and probably doomed to death. My meekness and my silence averted this doom. One of them asked when I thought of vacating. तो जब वो लोग उनके रूम के सामने आ गए, तो अम्बेडकर जी ने जो इम्पर्सनेशन था उसको कंटिन्यू नहीं किया बेसिकली, और सच सच बोल दिया कि मैं कौन हूँ. और क्योंकि उन्होंने एंग्री बिहेव नहीं किया और एक बेसिकली डरे हुए थे, तो जो मॉब था उसने उन पर हमला नहीं किया. At the time my shelter at that time my shelter I prized more than my life.
The threat implied in this question was grave to me. The threat implied in this question was a grave one. I therefore broke my silence and implored them to let me stay for a week at least, thinking that my application to the minister for a bungalow would be decided upon favorably in the meantime, but the Parsis were in no mood to listen. They issued an ultimatum: they must not find me in the inn in the evening. I must back off. They held out dire consequences and left. I was bewildered. My heart sank with me. I cursed all and wept bitterly. After all, I was deprived of my precious possession, namely my shelter. It was no better than a prisoner's cell, but to me it was very precious. तो 11वें दिन जो पारसी लोग उनके कमरे के सामने आए थे, उन्होंने उनको गालियाँ गुलियाँ दी और कहा कि भाई निकल जाओ शाम तक। उस टाइम पे उनके लिए शेल्टर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रहने की कोई और जगह नहीं थी। भले ही एक जेल जैसा शेल्टर था, बट स्टिल उनके लिए वो कीमती था इस वक्त। After the Parsis were gone, I sat for some time engaged in thinking. To find a way out, I had hopes that I would soon get a state bungalow and my troubles would be over. My problem was therefore a temporary problem, and I thought that going to friends would be a good solution. I had no friends among the untouchables of Baroda Strait, but I had friends among other classes. One was a Hindu, other was an Indian Christian. I first went to try my Hindu friend, who told him what had befallen me. He was a noble soul and a great personal friend of mine. He was sad and also indignant. He, however, let fall one observation. He said, "If you come to my home, my servants will go." I took the hint and did not press him to accommodate me. तो वहाँ से निकाले जाने के बाद ये जो बड़ौदा में इनके एक दो दोस्त थे उनके पास गए। बड़ौदा में क्योंकि अभी रिसेंटली आए थे, इनके कोई अनटचेबल दोस्त नहीं थे। एक हायर कास्ट हिंदू था और एक क्रिश्चियन दोस्त था। पहले हिंदू दोस्त के घर गए। हिंदू दोस्त ने इनकी बात सुनी आराम से, बट ये कह दिया कि अगर तुम आ गए मेरे घर में तो जो नौकर हैं मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर अम्बेडकर जी वहाँ से निकल लिए। I did not like to go to the Indian Christian friend. Once he had invited me to go and stay with me, but I had declined, preferring to stay in the Parsi inn. My reason was that his habits were not congenial to me. To go now would be to invite a rebuff. So I went to my office, but I could not really give up this chance of finding a shelter. On consulting a friend, I decided to go to him and ask him if he would accommodate me. When I put the question, his reply was that his wife was coming to Baroda the next day and that he would have to consult her. इसके बाद इनको लगा कि चलो क्रिश्चियन दोस्त के पास चले जाऊं, बट क्रिश्चियन दोस्त ने पहले भी इनको ऑफ़र किया था कि भाई तू मेरे घर आके रह ले। अम्बेडकर ने मना कर दिया था उस टाइम पे, क्योंकि क्रिश्चियन दोस्त जो था उसकी आदतें उनको ठीक नहीं लगती थी। और पहले ऑफिस गए, उसके बाद इनको लगा चल यार वहाँ चला ही जाता हूँ किसी दोस्त से कंसल्ट करके। जब क्रिश्चियन दोस्त के पास गए तो क्रिश्चियन दोस्त ने मना, बेसिकली बहाना मार दिया कि मेरी बीवी आने वाली है। I learned subsequently that it was a very diplomatic answer. He and his wife came originally from a family which was Brahmin by caste, and although on conversion to Christianity the husband had become liberal in thought, the wife remained orthodox in her ways and would not have consented to harbor an untouchable in the house. The last ray of hope thus flickered away. It was 4 p.m. when I left the house of my Indian Christian friend. Where to go was one supreme question before me. I must quit the inn and had no friend to go. The only alternative left was to return to Bombay. तो उसके बाद उनको समझ आ गया कि जो क्रिश्चियन भाई है वो बहाना मार रहा है। उसकी वाइफ ब्राह्मण, अब वो और उसकी वाइफ ऑलरेडी क्रिश्चियन बन चुके थे, बट भाई ये लोग ब्राह्मण कास्ट से आते थे। और हालांकि ये बंदा थोड़ा लिबरल हो गया था, बट उसकी वाइफ अभी भी ऑर्थोडॉक्स थी, तो वो एक अनटचेबल को अपने घर में नहीं आने देती। अच्छा, यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि ये जो क्रिश्चियन बना है ये ब्राह्मण फैमिली से था ओरिजिनली।
और इससे पहले मैंने महात्मा गांधी की भी बायोग्राफी पढ़ी थी। वहाँ पे भी गांधी एक एग्जाम्पल देते हैं जहाँ पे एक ब्राह्मण कन्वर्ट हुआ है क्रिश्चियनिटी में। इंडिया में यूजुअली ये कहते हैं कि जो भी कन्वर्जन्स हुए हैं दलित्स में वो सारे शेड्यूल कास्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो बायोग्राफीज़ मैंने पढ़ी हैं खुद गांधी की और अम्बेडकर की, तो कन्वर्जन्स जो हुए हैं क्रिश्चियंस में वो दलित्स के भी हुए हैं और ब्राह्मण्स के भी हुए हैं। बीच वाली कास्ट के मैंने नहीं सुने ज़्यादा। तो एक तो दलित क्योंकि वो वैसे ही पीड़ित थे अपने कास्टिज्म से, तो वो कन्वर्ट हो गए। और जो ब्राह्मण हैं ये मेरे मतलब मौका परस्त थे, मेरे ख्याल से इनको पता था भगवान भगवान कुछ होता नहीं जो कन्वर्ट हुए, तो उनको मौका दिखा, वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए। और बाकी के जो बीच की कास्ट थी उनको टांग के रखा इधर। खैर, the train to Bombay left Baroda at 9 p.m. There were 5 hours to be spent. Where to spend them? Should I go to the inn? Should I go to my friend? I could not muster up sufficient courage to go back to the inn. I feared the Parsis might come back and attack me. I did not like to go to my friend. Though my condition was pitiable, I did not like to be pitied. I decided to spend the 5 hours in the garden, in the public garden, which is called Kamathi Bagh, on the border of the city and the camp. I sat there partly with a vacant mind, partly with sorrow that at the thought of what happened to me, and thought of my father and mother, as children do when they are in a fallen condition. तो उन्होंने कहा अब क्या करूं। फाइनली बेसिकली यहाँ सोच रहे हैं कि बॉम्बे चले जाएं, ये शहर उनको रास नहीं आया। अब 4-5 घंटे पड़े थे उनके पास बैठने के लिए, तो कहीं जाने की जगह नहीं थी, तो एक पार्क में जाके बैठ गए, एक गार्डन में जाके बैठ गए। At 8 p.m., I came out of the garden, took a carriage to the inn, brought down my luggage. The caretaker came out, but neither he nor I could utter a word to each other. He felt that he was in some way responsible for bringing him into trouble. I paid him his bill. He received it in silence, and I took his leave in silence. बेसिकली वो शाम को 8 बजे निकले, अपना सामान समून लिया इनसे। जो केयर टेकर था इनका, उसने चुपचाप पैसे लिए और ये इनको जाने दिया। ज़्यादा बात बूत नहीं करी क्योंकि इन जो केयर टेकर था उसको लग रहा था कि उसकी भी गलती है जो सारा सीन हुआ है। I had gone to Baroda with high hopes. I had given up many offers. It was war time. Many places in the Indian educational service were vacant. अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं इट वाज वॉर टाइम, जबकि 1919 में वॉर ओवर हो गई थी। तो ये अगेन टाइम एग्जैक्टली कौन सा है ईयर, 1916 से 1919 के बीच का ही है। मुझे लगता नहीं है कि ये बीच में वापस आए होंगे, तो ये नॉट श्योर एग्जैक्टली कौन सा ईयर है। मैनी प्लेसेस, आइडली इस टाइम पे 1919 तक वॉर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, या ख़त्म होने वाली होगी उस टाइम पे होगा। Many places in the Indian educational service were vacant. I knew very influential people in London, but I did not seek any of them. I felt that my duty was to offer my services first to the Maharaja of Baroda, who had financed my education. And here I was driven to leave Baroda and return to Bombay after a stay of only 11 years. ठीक है, तो फाइनली वो बॉम्बे जा रहे थे सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि उनको रहने की जगह भी नहीं मिली पूरे शहर में। This scene of a dozen Parsis armed with sticks lined up before me in a menacing mood, and myself standing before them with a terrified look, imploring for mercy, is a scene which so long a period as 18 years has not succeeded in fading. I can even now vividly recall it, and never recall it without tears in my eyes. It was then for the first time that I learned that a person who is an untouchable to a Hindu is also an untouchable to the Parsi. तो जब ये कहानी लिख रहे हैं अम्बेडकर जी, तो 18 साल हो चुके हैं उस चीज़ को, और 18 साल बाद भी जब ये इस इंसिडेंट को याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इस इंसिडेंट के बाद उनको समझ में आया कि जो एक अनटचेबल है इंडिया में, वो सिर्फ हिंदुओं के लिए अनटचेबल नहीं है, वो पारसी के लिए भी अनटचेबल है। चलिए, यहाँ पे हमने
सेकंड चैप्टर ख़त्म कर लिया उनकी बायोग्राफी का, और थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में। थर्ड चैप्टर, प्राइड, ऑकवर्डनेस एंड ए डेंजरस एक्सीडेंट इन चालीसगांव। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सब्सक्राइबर्स को, और जिनको ये वीडियो पसंद आया और कुछ सुझाव हो इम्प्रूव करने का, नीचे कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।